प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। हमने जो आपके लिए CET के लिए जो सीरीज चला रखी है उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का शासक राणा सांगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अधिकांश क्वेश्चन CET में इन किताबों से देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो रहा है राणा सांगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि राणा सांगा का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो राणा सांगा का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा, 1509 से 1528 ईस्वी तक। ठीक है, अब आ जाएगा राणा सांगा व उसके तीन भाई कौन कौन से, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, और चौथा कौन सा आ जाएगा, राणा सांगा। चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है, राजपूतों में क्या होता था, जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही क्या होता था, उस गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। लेकिन जो ये चारों भाई थे इनमें लड़ाई हो रखी थी कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस कारण इसमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, इन चारों भाइयों में क्या हुआ, चारों भाइयों में युद्ध हुआ और अंत में कौन जीता, राणा सांगा, जो मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध राणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, अगर पूछे कि मेवाड़ में किसे हिंदूपत कहा गया है तो कौन से शासक को कहा गया है, राणा सांगा को। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन का शासक था। ठीक है, मालवा का शासक कौन था, नासिरुद्दीन। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। ठीक है, क्या हुआ कि जो मालवा था ना, जो मध्य प्रदेश और नीचे का क्षेत्र है, उसमें जो 1511 में उत्तराधिकार के लिए क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया और उसमें एक सरदार था मेदिनी राय, राजपूत सरदार था। तो मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी को क्या मिले, सफलता मिली और वह शासक बन गया। कहाँ का, मालवा का। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बड़ा हो गया, मतलब उसको क्या हुआ, उसका मान सम्मान बढ़ गया मेदिनी राय का, जो राजपूत शासक था। अब वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। ठीक है, उसका क्या होगा, उसका मान सम्मान बढ़ गया और वह अप्रत्यक्ष शासक बन गया मालवा का। अतः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। ठीक है, जो गुजरात के शासक थे उसको क्या होगी, जलन होने लगी। ठीक है, कि यह इतनी मान सम्मान और इतनी पद प्रतिष्ठा कैसे पा रहा है, तो उसने मेदिनी राय को हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया। ठीक है, मेदिनी राय राणा की सांगा की शरण में आ गया, क्योंकि वो क्या था, राजपूत शासक था। इसमें मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ, मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। ठीक है, जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ और राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को क्या हुआ, क्या बंदी बना लिया। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न, ईडर कहाँ आता है, गुजरात में, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा के सहयोग आदि ऐसे मामले थे जिसको लेकर राणा सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, गुजरात के शासक कौन था, सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। ठीक है ना, इसमें किसी पक्ष को अंतिम सफलता नहीं मिली। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कहा था कोटा जिले में, के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, ये फैक्ट सीधा पूछा जाता है कि 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई, तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई, खातौली की। इसके बाद राणा सांगा ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच कितने युद्ध लड़े गए, दो। कौन कौन से, खेती और बाड़ी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, खेती बाड़ी 1517 में। ठीक है, जो किसान करते हैं ना खेती बाड़ी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 1517 में खेती और बाड़ी का युद्ध हुआ, किन किन के बीच, इब्राहिम लोदी और
राणा सांगा के बीच। इसमें राणा सांगा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। कौन? राणा सांगा। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर आगरा पर अधिकार कर लिया। 1526 में क्या हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ। किन किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और जो बाबर था वो उसने आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाकर उसने राणा सांगा की तरफ युद्ध के लिए चल दिया। विश्वासघात का मतलब उस पर राणा सांगा पर आरोप लगाया कि उसने मुझे इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहायता नहीं की। बाबर ने अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा। ठीक है, बाबर ने कहा कि जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया मैंने, उस समय राणा सांगा ने वादा किया था कि मैं भी आपका साथ दूंगा और उसने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? सांगा पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है। ठीक है ना, कोई किताबों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे। ठीक है ना, दोनों शासक क्या थे? शक्तिशाली थे, उसी को किसी की जरूरत नहीं थी। अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ। ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे चलकर इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध। मदद करेगा किंतु कोई मदद नहीं मिली और शक्तिशाली खानवा के मैदान में राणा सांगा को पराजित कर हुआ। पर इससे पहले बयाना के युद्ध में फरवरी 1527 में बाबर की सेना को पराजित किया। ठीक है ना, पहले कौन सा युद्ध हुआ? बयाना का, उसके बाद खानवा का। कब? 1527 में। मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध। ठीक है, तोपखाने एवं तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। ठीक है ना, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है ये। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से याद रखना। 17 मार्च 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। किन किन के बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उससे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने युद्ध नहीं करना चाहते थे। ठीक है, राणा सांगा ने क्या किया कि मैं बिना जीते चित्तौड़ नहीं लौटूंगा, और जो उसके सैनिक थे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो सांगा को विष दे दिया गया। ठीक है ना, जो सैनिक थे उनके द्वारा सांगा को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया। इसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 ईस्वी में बसवा, कहाँ पड़ता है? दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ पर मृत्यु हुई? बसवा, दौसा में। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की समाधि स्थल है। ठीक है ना, जो मांडलगढ़ है वहां पर क्या है? राणा सांगा की समाधि स्थल है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात रतन सिंह व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। अब अगला महत्वपूर्ण शासक आता है हमारा राणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। जो इसका शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? 1537 से 1572 तक। ठीक है, इतिहास से, राजस्थान के इतिहास में अनेक महान बलिदानों के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। ठीक है ना, ये बनवीर वाला पाठ शायद 6ठी 7वीं में भी छोटी क्लासों में आता है कि जब उदय सिंह पर बनवीर ने हमला किया तो जो पन्नाधाय थी उसने अपने बेटे को उदय सिंह की जगह लेटा दिया और उदय सिंह को बचा लिया था। और उदय सिंह को बचाकर कहाँ भेजा? कुंभलगढ़ किले में रखवा दिया, सुरक्षित रखा गया वहां पे। उसका पालन पोषण कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, 1537 में क्या हुआ? राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। किसकी सहायता से? मालदेव की सहायता से। ये छोटे छोटे फैक्ट आप याद रखना, आजकल एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं। तथा 1540 ईस्वी में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ का
पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की। ठीक है, बनवीर की हत्या कौन से युद्ध में हुई? मावली के युद्ध में। उसके बाद क्या हो गया? उदय सिंह एक पैतृक मतलब स्थायी राजा बन गया। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, उदयपुर की जो स्थापना थी वो कब हुई? 1559 में। किसने बसाया? उदय सिंह ने। यहाँ उसने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। मोती मगरी का निर्माण कहाँ कराया? उदयपुर में। किसने कराया? उदय सिंह ने। ठीक है, अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण दूसरा कब किया? अक्टूबर 1567 में। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक दो सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। ठीक है, जो अकबर था उसने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राणा उदय सिंह चित्तौड़ का जो भार था वो किसे सौंप कर गए? जयमल और फत्ता को। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, जयमल और फत्ता क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उसके हाथी पर सवार मूर्तियों लगवाई। ठीक है ना, जयमल फत्ता की मूर्ति अकबर ने कौन से किले में लगवाई? तो आगरा के किले में लगवाई। ठीक है ना, ये हमारा क्या था? राणा उदय सिंह। अब जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर अपन पूछे कि पूरे मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन सा आ जाएगा? महाराणा प्रताप। अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 90 क्वेश्चन किस पे आए हैं? महाराणा प्रताप पे। ठीक है ना, तो आप इसकी एक एक बात अच्छे से ध्यान रखना। तो सबसे पहले आ जाएगी कि जो महाराणा प्रताप का शासनकाल था वो कब से कब तक रहा? 1527 से 1597, सॉरी 1572 से 1597। ठीक है ना, महाराणा प्रताप का काल कब से कब तक था? 1572 से 1597। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, जो महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा प्रताप के पिता, उन्होंने क्या किया? जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जगमाल क्या था? महाराणा प्रताप का भाई था। मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। जो वहां के सरदार थे उन्होंने जगमाल को स्वीकार नहीं किया उत्तराधिकारी के लिए और राणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। ठीक है ना, महाराणा प्रताप के समय दिल्ली का किसका शासन था? बादशाह अकबर का। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, ठीक है, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और सुविधापूर्ण जीवन बिताए। ठीक है ना, अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश को प्रतिष्ठा बनाए रखे। ठीक है, अपने देश को क्या बनाए रखे? स्वतंत्रता बनाए रखे। बल्कि दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसने अनेक कष्ट उठाए थे, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष ही चुना। ठीक है, महाराणा प्रताप ने क्या चुना? संघर्ष ही चुना, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया कि मैं मेवाड़ को क्या करूंगा? संगठित करूंगा। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। उसने भीलों को एक गुट बनाया, भीलों का, जो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे। प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर अपने सामंत को बढ़ावा दिया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए उसने गोगुंदा को अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, गोगुंदा से कहाँ रहने लगे? कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपना अधिकार करना चाहता था। जो अकबर था वो किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधिकार में लेना चाहता था, अतः उसने समझौते का प्रयास किया। 1572 से 1576 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल भेजे। शिष्टमंडल का मतलब क्या होता है कि संधि दूत भेजे कि तुम जाकर महाराणा प्रताप से कहो कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। तो सबसे पहले किसे भेजा? जलाल खां को, उसके बाद मान सिंह को, उसके बाद भगवंत दास को, उसके बाद
तोडरमल को। ठीक है, ये मानसिंह और भगवंत दास और ये क्या थे, राजपूत शासक थे। अगर ये महाराणा प्रताप के साथ होते तो आज मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। मगर महाराणा ने संधि करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। ठीक है, महाराणा प्रताप ने किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई कि मैं उससे संधि करूंगा। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। जब संधि से नहीं की महाराणा प्रताप ने तो क्या मेवाड़ पर आक्रमण होने लगे। ठीक है, 1576 के प्रारंभ में मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। ठीक है, अकबर 1576 में मेवाड़ से की आक्रमण के लिए अजमेर पहुंचा और उसने मानसिंह को मेवाड़ का अभियान का नेतृत्व सौंपा। ठीक है, कि उसने जो मेवाड़ हल्दी घाटी का युद्ध का जो सेनाध्यक्ष किसे बनाया गया, मानसिंह को। 18 जून 1576 ईस्वी को कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगर 21 जून और 18 जून में से दोनों में से एक आए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, 18 जून 1576 में। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद रखना। को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ जो हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछते हैं। मेवाड़ में से क्वेश्चन पूछे जाएगा तो महाराणा प्रताप में से, और महाराणा प्रताप में से क्वेश्चन पूछे जाएगा तो हल्दी घाटी के युद्ध से। तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखें। प्रताप की सेना के हरावल क्या होता है, जो सेना में सबसे आगे होता है, युद्ध में सबसे आगे होता है, का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहा था। ठीक है, महाराणा प्रताप की सेना का हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था, हकीम का सूर, और मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था, कछवा। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप के मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर भेजा। जब महाराणा प्रताप घायल हो गए तो उसके जो वस्त्र थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे, वो किसने धारण किए, झाला बीदा ने, और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। अकबर का उद्देश्य क्या था कि महाराणा प्रताप को अपना सेवक बनाए और अपने अधिकार में लेकर आए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू किया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, ठीक है ना, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है, खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध, तथा जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। ठीक है, ये तीनों आप इसके उपनाम याद रखना। अबुल फजल ने क्या कहा है, खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध, और जेम्स टोड ने क्या कहा है, हल्दी घाटी का युद्ध। आगे आ जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा। ठीक है ना, हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंग की मिट्टी के कारण नहीं पड़ा। ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ, लाल, पीली और काली तीनों रंगों की मिट्टी है, फिर भी हल्दी घाटी नाम क्यों दिए गए। इसका एकमात्र कारण यह है कि हल्दी चढ़ी कई नवविवाहित पुरुष वेश में लड़ मरी। ठीक है ना, जिसके हल्दी चढ़ी थी, जिसकी शादी होनी थी, वह भी जो नवविवाहित थी वो भी पुरुष के वेश में इस युद्ध में लड़ी थी। ठीक है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। 1576 ईस्वी से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान भेजे। शाहबाज खां को भेजा, अब्दुल रहीम खान खां को भेजा, नेतृत्व में सेना भेजी, मगर उसे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। कौन, शाहबाज खां। किस पर आक्रमण किया, कुंभलगढ़ पर। कब, 3 अप्रैल 1578 में, हल्दी घाटी के 2 साल बाद। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध देवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार सुरेमा सुल्तान खां पर एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। एक वार किया जिससे सुल्तान मर गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ठीक है ना, 1582 में क्या हुआ, दिवेर का युद्ध हुआ, ये भी आप ध्यान रखना। आगे आता है 1585 के बाद मेवाड़ की तरफ से
कोई अभियान नहीं भेजा गया। ठीक है, मेवाड़ की तरफ से कोई अभियान नहीं आया। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर अधिकार कर लिया। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि महाराणा प्रताप ने अंतिम समय में किसे राजधानी बनाया, तो चावंड को। और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हुई, मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाडोली गांव नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल जैफ्टो लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो महाराणा प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उसके अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। ठीक है ना, ये आप उपनाम ये ध्यान रखना। हल्दी घाटी को क्या कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और दिवेर को युद्ध को क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है ना। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, 1597 में। और अस्थायी राजधानी किसे बनाया, चावंड को। ठीक है ना। जब ये अपनी सीरीज पूरी हो जाएगी उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस किताब से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप हमारी इस सीरीज से लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला आ जाता है राणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इसको हम कल पढ़ेंगे। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।